नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक आप लोगों के 12 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आज जो है आप लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 13 है। इसमें हम लोग मैथ्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पर डेली लगाते हैं, जिसमें 20 में से आप लोगों को चेक करना रहता है कि आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं और आप लोगों की तैयारी किस तरीके की है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें व्यापम के ओल्ड पेपर भी हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं और डिफरेंट टाइप के चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर उठाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए ये कि कोई दोस्त ऐसा हो अगर एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पर फुल कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट वीडियो कोर्स मैथ्स और रीजनिंग दोनों का। यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो कि मात्र 499 में अवेलेबल हो जाएगी। इसमें आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप के अंदर आप लोगों को ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ भी दी जाएगी, जिस पीडीएफ में आप लोगों को हर चैप्टर के कम से कम 100 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों। आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यहाँ पर 10 है। यदि संख्या में से 18 जोड़ दिया जाए, यानी कि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थानीय मान आपस में बदल जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इनमें से कोई ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग पहले तो 10 है, यानी कि जैसे कि ये 37 है, तो आप 37 में 3 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है अगर दोनों अंकों को जोड़ा जाए। तो आप 46 को देखें तो 46 में भी दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, और 73 में भी दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, और 64 को भी 10। मतलब आप लोगों की पहली जो कंडीशन है वो तो चारों ऑप्शन में लागू हो रही है, मतलब चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है इस बात के अनुसार। तो लेकिन दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थानीय मान बदल जाता है, यानी कि 37 की जगह यहाँ पर 73 हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप लोग यहाँ 37 में 18 जोड़ते हो, तो आपने जोड़ा तो 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 1, इस तरीके से। तो आप देखेंगे 4 और 5 यहाँ पर 55 हो रहा है, जो कि यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि 37 का 55 नहीं होना था, है ना। तो 46 में आप जोड़कर देख लीजिए। 46 में आप 18 जोड़ेंगे मान लो, तो 8 6 14 का 4 हंसी लगा 1, 5 और 1 6 64। तो आप देखेंगे कि 46 आपका बन गया है 64, यानी कि स्थानीय मान बदला, यानी कि 4 की जगह 6 आ गया, 6 की जगह 4 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। कि 46 वो संख्या है जिसके अंकों का योग 10 है। साथ ही साथ उस संख्या में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थानीय मान बदल जाता है, यानी कि 46 की जगह 6 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 6। तो ऐसा केवल दूसरे वाले ऑप्शन में हो रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे, देखना जरा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे उसने कहा एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यानी कि एक दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है, या इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, बड़ा ही आसान प्रश्न है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा ऑप्शन की मदद से आप लोगों को करना रहेंगे, मतलब आप ऑप्शन से इनको सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो किसका योग 11 आ रहा है, तो आप 8 और 3 को देखेंगे। 83 में आप 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 आ रहा है, बिल्कुल ये सही हो सकती है। दूसरी में आप देखें 4 और 9 आ रहा है, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 और 6 को जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, 7 4 यानी कि 11 हो जाएगा। यानी कि या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। दो ऑप्शन अपने पास है पहले रूल के हिसाब से। उसने कहा कि यहाँ इकाई का अंक दहाई से 3 कम है। देखो, इकाई का अंक दहाई से 3 कम है, तो इकाई का अंक यानी कि ये दहाई से यानी कि इससे 3 कम है। तो आप देखेंगे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है, मतलब ये जो 83 है इसमें इकाई का अंक दहाई से 3 कम नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी की बात करें 74, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इकाई का अंक यानी कि 4 जो है वो दहाई के अंक यानी कि 7 से 3 कम है। तो हाँ, 7 में 3 घटाते हैं तो 4 आता है, मतलब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान है, सिंपल है, आप सभी दोस्त कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी ही आसानी से आप लोग इसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप लोगों का मैं इक्वेशन बना के बताऊंगा कि एक्स वाई की इक्वेशन बनेगी, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को ऑप्शन से बताऊंगा कि ऑप्शन से आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, है ना। दोनों तरीके आप लोगों के पास है। तो पहला तरीका मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर उसने कहा जंगल में कुछ हिरण तथा कुछ मनुष्य है, तो हमेशा वो ऐसे जानवर ही देगा जिसमें या तो जिसमें एक के तो 2 पैर होंगे और एक और जानवर के 4 पैर होंगे। ठीक है, यहाँ मनुष्य भी जानवर ही एक तरीके से 2 पैर वाला। ठीक है, तो देखो और यहाँ पर जो सिर की संख्या है वो कुल जानवरों की संख्या है, यानी कि हिरण और मनुष्य मिलाकर के कितने हो जाएंगे 80, क्योंकि सिर तो एक ही होता है ना। अब इस तरीके से यहाँ पर 80 होंगे। अब उसने कहा पैरों की संख्या 230 है, तो कितने मनुष्य है। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप लोगों को एक इक्वेशन बनाना है कि यहाँ उसने पूछा है कितने मनुष्य है। तो आप देखना कि x प्लस वाई बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि टोटल संख्या यहाँ पर 80 है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 80। अब यहाँ पर आप देखें x मान रहे हैं आप मनुष्य को और y मान लीजिए आप हिरण को, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मनुष्य के कितने पैर होते हैं, तो आप देखेंगे 2 पैर होते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 2x। और यहाँ पर जो हिरण है इनके कितने पैर होते हैं 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4y। और बराबर आप कितना करेंगे, पैरों की संख्या 230 है, तो बराबर में आप लोग लिख देंगे यहाँ पर 230। ठीक है, अब क्या होगा कि इस इक्वेशन को इसके बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 2 का गुणा कर दूंगा। कहीं का गुणा कर दूंगा 2 का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये जो 2 का गुणा x में होगा तो आपका बनेगा 2x, फिर 2 का गुणा y में होगा तो ये बनेगा 2y, और 2 का गुणा 80 में होगा, 2 8 16, यानी कि बनेगा 160। अब आप इसको काटेंगे माइनस माइनस माइनस, तो आप देखेंगे 2x से 2x कैंसिल, 4 में से 2y गया तो बचा 2y। ठीक है, फिर 230 पे 160 गया तो 0, 13 में से 6 गया 7, तो 2x बराबर यहाँ पर आ रहा है कितना 70, 2y बराबर 70, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी कि हिरण की संख्या कितनी है, हिरण की संख्या 35 है, और टोटल 80 थे, उसमें से अगर आप 35 घटाते हैं तो बचे हुए जो 45 है वो क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो बस बहुत आसान है, बस आप लोगों को इक्वेशन इक्वल करने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे होगा कि आप लोगों को पता है कुल 80 सिर है, मतलब हिरण और मनुष्य मिला करके 80 होना चाहिए। जैसे कि पहली कंडीशन के हिसाब से आप देखें तो पहला ऑप्शन उठाते तो 40 हिरण और 40 मनुष्य। क्लियर बात, बस आपको यहाँ पर दोनों बराबर, यहाँ सर तो 80 आ रहे हैं और पैर बराबर होने चाहिए 230 के, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है। तो हिरण के पैर होते हैं 4, तो 40 इंटू 4 करेंगे तो 160, प्लस अब मनुष्य के होते हैं 2, तो 40 इंटू 2 करेंगे तो 80, और 16 और 8 कितना हो रहा है 24 हो रहा है। मतलब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 230 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लेते हुए चलना है। जैसे कि दूसरा ऑप्शन आप फिर उठाएंगे 25, फिर आप लोग देखेंगे कि अगर इसमें से 25 घटा दे तो कितना बचेगा, 20 घटाया तो आपका 60, फिर 55, इस तरीके से। फिर 25 इंटू 4 करेंगे, 25 चौक 100, क्योंकि 4 पैर होते हैं हिरण के, और इसका डबल करेंगे तो 55 का डबल 110, तो 110 और 100 मिला के 210 हो रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, इस तरीके से ऑप्शन से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो मैं चाहूँगा जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आना चाहिए, आप लोगों को अगर समझ में आया है तो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी दोस्त पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उसने कहा एक जगह पर कुछ लड़के और कुछ बकरियां हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 8 है और पैरों की संख्या 26 है, तो बताइए कि वहाँ कितने लड़के और कितनी बकरियां हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ायदा ये है कि ऑप्शन बहुत व्यवस्थित तरीके से दे रखे हैं कि 2 लड़के और 6 बकरियां, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हो और जो बेसिक मेथड है इक्वेशन बना के वैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो बड़ा आसान है। अगर आप इक्वेशन से करना चाहें तो आप लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर, तो उसने 8 दे रखा है, और x अगर लड़कों की संख्या है तो यहाँ पर मैं 2x लिखूंगा, और बकरियों की 4 पैर होते हैं तो 4y लिखूंगा, और बराबर आप लोगों की पैरों की संख्या 26 दे रखी है तो आप
26 कर दीजिए। फिर क्या होता है, इक्वेशन इक्वल करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का गुणा करना पड़ता है, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y, और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 16। बस इन सभी को माइनस करना रहता है। 2x से 2x कैंसल, 4y में से 2y गया तो 2y बचा, 26 में से 16 गया तो 10, मतलब y की संख्या हो गई 5, मतलब 5 बकरियां हैं। y हम लोगों ने बकरियां मानी थी क्योंकि 4 पैर के हिसाब से 5 बकरियां, तो 5 बकरियां किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन। आप लोग इस इक्वेशन की मदद से ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे, आप सभी दोस्त उन्हें सोल्व कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि एक चिड़ियाघर में मोर तथा हिरण है, कुछ मोर और कुछ हिरण है, सिर गिनने पे 60 है और पैरों की संख्या 190 है, तो मोर कितने हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि खुद आप सभी दोस्त यहाँ पर इसको सोल्व करें और इसका आंसर निकाल के लाएं कि क्या आंसर आपका आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अभी ऊपर किए हैं, उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो देखो बड़ा ही आसान है। आप चाहे तो मोर की संख्या यहाँ पर इनमें से कुछ मान करके ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं जैसे मोर और हिरण की, तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आप लोग कर सकते हैं कि सिर गिनने पर 60 है तो आप लिख सकते हैं बराबर 60 है। फिर पैरों की संख्या 190 है तो आप करेंगे, मोर के 2 पैर होते हैं, हिरण के 4, तो 4y बराबर आप 190 लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें हमेशा 2 का गुणा हम लोग करना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा 2x, फिर 2 का गुणा y में तो 2y, और 2 का गुणा 60 में तो 120। तो इस तरीके से आप घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7 यानी कि 70, और x से x यहाँ पर कट जाएगा, और 2y बराबर 70 यानी कि y की संख्या कितनी हो गई, 35। तो 35 किसकी संख्या आ रही है दोस्तों, हम लोगों ने हिरण माना था, तो 60 में से 35 हिरण है, मतलब 25 क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आएगा दोस्तों वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे, है ना। और मान लीजिए आप ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन में ये आपको चीज़ ध्यान रखना होगी कि आपको यहाँ व्यवस्थित लिखना है ताकि आपको पता चले। जैसे आप ऑप्शन से भी करें तो कोई नाराज़गी नहीं है, आप मोर और हिरण प्लस करके यहाँ लिख सकते हैं कि वे 60 है। जैसे पहला ऑप्शन आप उठाते हैं, जैसे ये ऑप्शन में 25 क्या होगा, तो वो यहाँ देख लीजिए कि मोर कितने हैं, तो मोर कितने हैं तो 25 है क्या, तो आप यहाँ 25 लिख दीजिए। और 60 में से 25 मोर हो गए तो 35 क्या हो जाएंगे, हिरण हो जाएंगे। अब आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए, राइट करने के लिए, आप पैरों की संख्या 190 लाना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखिएगा 190। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोर के 2 पैर होते हैं तो आप 25 में कितने का गुणा करेंगे, 2, तो 25 दूना 50, तो 50 पैर तो ये हो गए, प्लस अब 35 में गुणा किसका होगा, तो हिरण के 4 पैर होते हैं तो 4 का गुणा होगा, 35 दूना 70, 70 का डबल 140, तो यहाँ 140 हो जाएगा। तो 50 पैर मोर के, 140 पैर हिरण के, और दोनों मिला करके कितना हो रहा है, 40 50 90, तो 190 आ रहा है। मतलब अगर सब कुछ वेरीफाई हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो मेरे सभी दोस्त इसको बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लोग इस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है। 499 में आप लोगों का यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए। ठीक है, आपके लिए इसके लिए आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के अंदर आप लोगों को ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास फ़ोन भी आया था कि सर रीट के लिए या फिर जो आपकी रीट की एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए कोई कोर्स है। दोस्तों आप लोगों ने अगर एमपीटेट का कोर्स पढ़ा है, यानी कि संविदा का कोर्स पढ़ा है, तो वो कोर्स आप लोगों के लिए एमपीटेट रीट के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने रीट के लिए क्या किया है कि कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो रीट में एक्स्ट्रा है। एमपीटेट में तो आपका और रीट में ज़्यादा फर्क नहीं है, रीट में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि एक चैप्टर है आप लोगों का एवरेज, है ना, एवरेज वाला चैप्टर हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया है। साथ ही साथ आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम लोगों ने इंक्लूड किया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्लूड किया है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोगों के रीट में आ रहे हैं, वो हम लोगों ने एमपीटेट वाले कोर्स में हम लोगों ने
किए हैं। तो आप लोग एमपीटेट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रीट का रिवीजन करना चाहते हैं, रीट की एग्ज़ाम जो आपकी आने वाली है उसके लिए रिवीजन करना चाहते हैं, तो एमपीटेट का कोर्स आपका अवेलेबल है और क्लासेस जल्द स्टार्ट होने वाली है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं जल्द आप लोगों का लगभग 10 तारीख के आसपास है ना, 10 से 12 तारीख के बीच में आप लोगों का मैं मंदसौर आकर के क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन की अब आदत हो चुकी होगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे डील करना है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है मेरे सभी दोस्त बड़ी ही आसानी से इसको कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि एक चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश हैं, सिर गिनने पर वे 70 हैं और उनके पैरों की संख्या 210 है, तो खरगोश की संख्या बताइए। तो देखो बड़ा ही ईजी है क्वेश्चन, अब आप लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो देखो चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश है, तो आप इस तरीके से मान सकते हैं x प्लस वाई है बराबर कितने हैं, 70 है, तो आप 70 लिख सकते हैं। अब उसने कहा पैरों की संख्या 210 है, तो यहाँ पर कबूतर के 2 पैर तो 2x, खरगोश के 4 पैर तो 4y बराबर आप लोग लिख देंगे 210। मैंने कहा था कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर बनेगा 2x, फिर 2 का गुणा y में होगा तो 2y, फिर 70 का डबल होगा 140। तो आप यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर 2y इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा 70, क्योंकि 210 में से 140 गया तो 70 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब y 35 है, तो आप लोगों को पता है खरगोश की संख्या भी कितनी होगी, 70 में से 35 ये है तो 35 वो हो जाएंगे, तो बड़ा आसान है, खरगोश की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, इस तरीके से है ना, सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो जिसमें पैरों की संख्या बराबर हो जाए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन आप लोग मान लो ऑप्शन से करना चाहें तो कबूतर खरगोश, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पर उसने खरगोश की संख्या पूछी है, तो आप ये जो 50 है दोस्तों ये आप यहाँ लिखिएगा, और बराबर में आपको पता है कि कुल संख्या 70 है, तो यहाँ 70 लिखिएगा। तो उस हिसाब से कबूतर कितने हुए, तो 70 में से ये 50 गए तो 20 कबूतर हैं। अब आपको पैर की संख्या के लिए क्या करना होगा, कबूतर में आप 2 का गुणा करेंगे, 20 कबूतर है तो 2 पैर के हिसाब से कितने पैर हो जाएंगे, 40 प्लस 50 में आप खरगोश है, खरगोश के हिसाब से आप लोग देखेंगे खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 50 खरगोश के कितने पैर हुए, 200। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 पैर होने चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर 210 पैर ही है और आप क्या आ रहे हैं 240, मतलब गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जैसे 50 लिया था वैसे ही इस 50 की जगह यहाँ आप 45 लेंगे, अगर ये 45 लेंगे तो आप यहाँ 25 ले लेंगे, उस हिसाब से 25 दूना 50 करेंगे, फिर 45 इंटू 4, यहाँ पर 90 90 180 180, और यहाँ पर 50 180 230 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 40 वाला ऑप्शन 35। इस तरीके से ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हैं। ऑप्शन में आप लोगों के अगर पैरों की संख्या वही आ जाती है जो क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान देना होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, क्या लिखा हुआ है किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और आपको दिखा क्वेश्चन वैसा ही है, किसी जगह पर कुछ लड़के कुत्ते हैं, अच्छा अलग अलग है क्या, चलो ठीक। यदि उनके सिरों को गिना जाए तो कुल संख्या 31 है और उनके पैरों की संख्या 98 है, तो बताओ कुत्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही बात है कि आप लड़के और कुत्ते को इस तरीके से मानेंगे कि x प्लस वाई बराबर आप देखेंगे कि कुल संख्या 31 है, तो यहाँ 31 लिख देंगे। फिर लड़कों के 2 पैर तो यहाँ 2x, फिर यहाँ कुत्ते के 4 पैर तो 4y, और बराबर आप पैरों की संख्या उसने 98 दे रखी, तो आप यहाँ लिख देंगे 98। मैंने कहा था कि ऊपर वाली इक्वेशन में हमेशा 2 का गुणा होगा, तो 2 से करेंगे तो ये बन जाएगी 2x, 2 से करेंगे y में तो बन जाएगी 2y, और 2 से करेंगे 31 में तो 31 दूना कितना होता है 62 हो जाएगा। इस तरीके से तो आप यहाँ माइनस 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 लगाएंगे, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y गया तो बचा 2y, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया
3। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 18 आ रहा है, मतलब y बराबर 18। तो जिसके 4 पैर थे वो 18 की संख्या में है, तो कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, आप लोगों को अब जाकर के समझ में आया होगा। और बहुत सारे दोस्तों को ये क्वेश्चन पहले से आते होंगे, जिनको पहले से आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी सीखे हैं बहुत अच्छी बात है। और इसी बात पे हो जाए लाइक, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, और नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोगों को किस तरीके से ये लग रहा है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, वो भी आप लोग डेली बताया करें। थोड़ा सा 1 मिनट ज़रूर लगेगा, पर आप लोगों का कमेंट जो है सराहनीय है ना। मैं देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है ना। कुछ दोस्त तो हैं पक्के, वो करते ही करते हैं, बाकी आलसी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करिएगा, करने की कोशिश करिएगा कि वर्ग की भुजा को 20% वृद्धि कर दी जाए। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो 20 की जगह 40 हो जाएगी, ऐसा 44, 48, 36। तो देखो बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप लोग इस तरीके से करें। अब मान लीजिए जैसे कि एक वर्ग है, वर्ग यानी कि ऐसी आकृति दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 है, ठीक है। तो अगर उसके क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100। अब आपने कहा कि हम तो भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं, तो हमने देखा कि 10 का 20% कितना होता है। तो आपने देखा कि 10 का 20% कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो भुजा 10 की जगह आप लोगों ने बढ़ा करके कितनी कर दी, 10 की जगह कर दी कितनी, 12। यानी कि अब आपकी भुजा 10 की जगह 12 है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 12 का स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल हो गया आपका 144 हो गया। तो जहां क्षेत्रफल पहले आपका 100 था, वहीं क्षेत्रफल अब 144 है। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 पे जितना बढ़ता है उतना ही % होता है। तो यहाँ पर आपका 44% यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि आपका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % की वृद्धि होगी, 44% की। तो बड़ा ही ईजी है दोस्तों, आप 10 मान के करेंगे तो ईजी वे में आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि 10 मानने पे होता क्या है कि यहाँ क्षेत्रफल 100 आता है, फिर जितना भी कम हो उतना % है, जितना भी बढ़े उतना % है। जैसे मान लो यहाँ 144 की जगह 160 आ जाता तो कितने % की वृद्धि हो जाती, 60। लेकिन यहाँ पर अगर 100 की जगह कुछ और संख्या आप लेते तो फिर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। मान लो ये क्षेत्रफल आप लोगों का 100 की जगह मान लो 90 होता और ये क्षेत्रफल मान लो 110 होता, तो 20 की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि 100 पे नहीं है। तो 100 पे जितना बढ़ता है उतना ही % होता है, बाकी दूसरी संख्या पे निकालना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। लिखा हो त्रिज्याओं 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखो बड़ा ही इजी है ये क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ 2 वृत्त की बात हो रही है और 2 वृत्त के क्षेत्रफल के योग की बात हो रही है। तो दो वृत्त यानी कि इस तरीके से है कि एक सर्कल आपका ये है, ठीक है, और एक और सर्कल ये है, ठीक है, जिसमें त्रिज्याएं अलग अलग है। मतलब बात ये हो रही है कि ये जो सर्कल है पहला वाला, इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस आपकी 24 है, लेकिन एक और सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 7 है। उसने कहा इन दोनों के एरिया को जोड़ने पर एक और सर्कल बनता है जो कि बहुत बड़ा है, इनसे साइज में बहुत बड़ा है। आप समझ जाइएगा कि ये जो है ये उधर तक है, ठीक है। अब उसका व्यास कितना है ये उसने पूछा है। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पहले वाले का, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी बात करें तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी बात करें तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। बस ये फर्क होगा कि इनकी जो रेडियस है या फिर इनकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग होगी। बात वही है कि दो तरह की त्रिज्या है ना। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में आप लोग देखें यहाँ पर प्लस की लगा हुआ है और पाई इसमें कॉमन है, तो आप पाई को बाहर निकाल लें तो अंदर बचा आर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस अंदर बचा आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर इधर भी कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसकी रेडियस तो अपने को पता नहीं है, वो तो अब अपन निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस पाई से इस पाई को काट सकते हैं, ठीक है। तो आप 24 का स्क्वायर अगर करें तो 576 होता है और 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है और बराबर में आर स्क्वायर
है आपका। तो दोनों को जोड़ा, 9 6 15 का 5 हंसी लगा 1, 8 4 12 का 2 हंसी लगा 1, तो 625 आ रहा है आर स्क्वायर के बराबर। तो किसका स्क्वायर 625 होता है? तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो भावुक होकर के डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर आंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि आंसर 25 की जगह यहाँ पर आंसर बनेगा 50 सेंटीमीटर। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोगों का आंसर भी 50 आया होगा। अगर आपने 25 जल्दबाजी में लगा दिया है तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को सोल्व कर लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। जैसे अभी ऊपर क्षेत्रफल की बात हुई थी, अब यहाँ पर बात होगी परिधि की, है ना, इस तरीके से। तो लिखा हुआ है व्यासों, यानी कि दो तरह के व्यास है, जिसमें एक है 36 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर वाले में क्षेत्रफल था और अभी वाले में परिधि की बात हो रही है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगी। उसने कहा कि इस तरीके से आप लोग डायग्राम को समझेंगे कि एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी व्यास 36 है, यानी कि इसका व्यास कितना है 36 है। एक और वृत्त है जिसका व्यास कितना है 20 है। इन दोनों की परिधियों को जोड़ने पर एक और वृत्त बनता है ना, इस तरीके से, जिसकी त्रिज्या क्या होगी वो हम लोगों को निकालना है। तो परिधि के योग से, यानी कि इसकी परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसकी 2πr हो जाएगी, और इसकी बात करें तो इसकी भी परिधि 2πr, और दोनों को जोड़ने पर बनने वाला है उसकी भी परिधि क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी। बस शर्त यह है कि इन सब में त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबकी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ बात करें 2π और 2π, तो दोनों में कॉमन है, तो मैं 2π को यहाँ लिख सकता हूँ, और अंदर रेडियस और रेडियस दोनों की रहेगी। तो ये जो 36 व्यास है, इसकी रेडियस की बात करूँ तो इसकी रेडियस 18 होगी, तो पहली रेडियस हो गई 18, और इसकी बात करूँ तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10, तो 18 + 10 बराबर यहाँ पर 2πr हो जाएगा। तो आप 2π से 2π काट सकते हैं, और 18 और 10 जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है। मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 28, यानी कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर यहाँ वो व्यास पूछता तो हम लोग 28 का डबल 56 आंसर देते, लेकिन उसने त्रिज्या ही पूछी है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं, है ना, देखिएगा। और जो लोग कोर्स वाले हैं वो बिल्कुल कोर्स यहाँ परचेस करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स और रीजनिंग का बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट वीडियो कोर्स 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना होगा, लेयर 3 एजुकेशन ऐप। उस ऐप के अंदर आप लोगों को कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और जो रीट वाले पूछ रहे थे मेरे दोस्त के रीट के लिए सर कौन सा क्या पढ़ेंगे, तो रीट के लिए भी आप लोग यहाँ पर जो एमपीटेट का कंप्लीट वीडियो कोर्स था उसमें मैंने रीट के जो चैप्टर है वो ऐड कर दिए हैं, तो आप रीट के लिए एमपीटेट वाला कोर्स पढ़ सकते हैं, है ना। रिवीजन आपका हो जाएगा सारे चैप्टर का बहुत अच्छे से। तो आप वो कोर्स परचेस कर देते हैं तो वो आपको 299 में ही अवेलेबल हो जाएगा, वो 299 में ही अवेलेबल है ना, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका यहाँ महत्तम दिया है तो महत्तम लेना है, और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। अगर वो महत्तम यहाँ लिखे, मान लो यहाँ लघुत्तम लिख दे तो आपको उल्टा करना है, लघुत्तम पहले लेना है फिर एचसीएफ लेना है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे 7, 14 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 7, और नीचे इन तीनों की बात करें तो इनका एलसीएम क्या हो रहा है, तो 15 और 10 15 90 एलसीएम आ रहा है। तो 7/90 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हमेशा यही करना होता है कि जैसे संख्याएं दी हो इस प्रकार से, जैसे मैं कह दूं a/b, है ना, x/y
P/Q, मान लो इस तरीके की आपको वो भिन्न देता है। अगर मान लो यहाँ महत्तम लिखा है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि A, X और P का हमेशा निकलेगा महत्तम, जो ऊपर लिखा है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा और नीचे वाली जो संख्या है उनका निकलेगा एलसीएम। अब यही बात करें अगर इस तरीके से होता A/B, X/Y और P/Q ही होता, लेकिन क्वेश्चन में महत्तम समावर्तक की जगह लिखा होता लघुत्तम समावर्तक। क्या लिखा होता? लघुत्तम। तो आपको क्या करना पड़ता है? ए, एक्स और पी का क्या निकालना पड़ता दोस्तों? लघुत्तम निकालना पड़ता और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम या फिर एचसीएफ निकालना पड़ता। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, इस तरीके से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। उसने लिखा है 3 संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आप लोगों को रेशो इक्वल करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने 3 संख्याएं इस तरीके से बनाई, A, B और C। तो आपने देखा है कि अनुपात 5:7 है तो आप लिखेंगे 5:7। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है तो यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 5:3। अब इधर जगह खाली है तो 7 के इधर खाली है तो 7 लिखना पड़ता है। अब 5 के इधर खाली है तो 5 लिखना पड़ता है। फिर आपको करना पड़ता है इनका इंटू करेंगे तो 5 5 25 यानी कि पहली संख्या का रेशो 25, 7 5 35 यानी कि दूसरी संख्या का 35 और 7 3 21 यानी कि तीसरी संख्या का 21। तो यहाँ रेशो बन रहा है 25:35:21 ABC का। अब उसने कहा कि तीनों का योग 162 है तो आप लिख सकते हैं 162 के नीचे तीनों का योग करके, यानी कि 5 5 10 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 2 8 यानी कि 81, यानी कि तीनों रेशो का टोटल आ रहा है 81। तो मैंने तीनों के योग के नीचे 81 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है दोस्तों? इंटू उसका करेंगे जिसकी पूछा है। उसने कहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है? 35 है तो गुणा कर देंगे 35 का। तो आप 81 से आप अगर ध्यान लगाएं तो 8 का डबल 16, 1 का डबल 2 यानी 81 से ये 2 बार में कट जाएगा 162 और 35 का डबल हो जाएगा कितना? 70, यानी कि दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। बड़ी ही आसानी से आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा यदि दो बेलन के आयतन का अनुपात 4:1 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बेलन का आयतन आप लोगों को पता होगा, बेलन ऐसी आकृति आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से कि ये बेलन आकृति आपकी, ठीक है। अगर इसके आयतन की बात करें तो आयतन होता है इसका πr² होता है, लेकिन उसने 2 बेलन का आयतन दे रखा है, मतलब एक और बेलन है जिसका आयतन भी कितना है? πr² है, और वो आयतन का अनुपात उसने 4:1 दे रखा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 और यहाँ लिख सकते हैं 1, और ऊंचाइयों का अनुपात भी देखा है दोस्तों 1:4, यानी कि हाइट की जगह आप काट के 1 लिख दो और यहाँ हाइट आपकी 4 लिख दो, और पाई से तो आपका पाई कट ही जाएगा तो आपका यहाँ पर इंटू लगा हुआ है बीच में, तो ये 1/4 जो है ऊपर जाकर के इधर हो जाएगा 4/1, यानी कि इसका रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा r² बराबर 416 आ रहा है और इसका r² बराबर 1 आ रहा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बहुत सारे दोस्त 16:1 लगा देते हैं, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि r² बराबर 16 है लेकिन r बराबर तो 4 ही होगा और इसकी r बराबर 1 होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा, क्योंकि उसने त्रिज्या का अनुपात पूछा था, त्रिज्या के वर्ग का अनुपात नहीं पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर इसका 4:1 हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को नोट करना होगी, इस तरीके की गलती ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर नज़र डालें, देखने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पढ़िएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। उसने लिखा है कि एक आयताकार कमरे की सतह 15 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ा है, यानी कि कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। तो कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, तो उस बरामदे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो दोस्तों बड़ा ही आसान प्रश्न है आपके लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इस तरीके से आयताकार कमरा है मान लीजिए, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई उसने दे रखी है, एक मिनट, जिसमें लंबाई चौड़ाई उसने दे रखी है 15 और 12 मीटर, इस तरीके से आप लोगों का दे रखा है उसने, ठीक है। ये 15 हो गई,
तो ये 12 हो गई, ठीक है। और उसने कहा इसके बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस तरीके से आप लोग यूँ समझ लीजिए कि ये 2 मीटर चौड़ा बाहर की ओर बरामदा है, ठीक है। ये तो अब उसने कहा ये बरामदे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो मैं इसके बाहरी यहाँ पर अगर नाम करूँ तो ABCD इसका नाम दे देता हूँ मैं। तो अगर आप बी से सी की लंबाई की बात करें तो उसने कहा 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि 15 तो ये लंबाई आपकी हो गई, और 2 और ये हो गई, और 2 और इधर हो गई, तो 15 और 2 17, 17 और 2 19, यानी कि बी और सी की जो बी से सी की लंबाई है वो 19 है। और अगर इधर की बात करूँ तो 12 में 2 इधर जोड़ा 2 इधर जोड़ा तो 4 जोड़ा, तो यानी कि DC जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, 16 है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा अगर क्षेत्रफल निकालना हो ABCD का तो वो निकलेगा 19 × 16 से, ठीक है। उसमें से अगर ये क्षेत्रफल अंदर का जो है ये मैं घटा दूं, ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये अगर हटा दूं तो आप लोगों को बरामदे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि अंदर का क्षेत्रफल कितना है, 15 × 12 है। तो बस 19 × 16 में से 15 × 12 आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप 19 × 16 करेंगे तो 19 × 5 = 95, 19 चंग कितना होता है, 95 10 105 115 114 होता है ना। 19 चंग 114 का 4 हासिल लगा 11, 19 से कम 19 और 11, 19 10 29 और 31, 304 आ रहा है ये बाहर का पूरा क्षेत्रफल। उसमें से अंदर का क्षेत्रफल अगर आप घटाएं तो 15 दूना 30 की 0 हासिल लगा 3, 15 कम 15 3 18, यानी कि 180 आप घटाएंगे। अंदर वाला क्षेत्रफल 180 है, तो 304 में से 180 घटाया तो 4 का 4, 10 में से 8 गया 2, है ना, और इधर बचा 2 में से 1 गया 1, तो 124 आ रहा है। यानी कि ये जो बरामदा है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 124 मीटर स्क्वायर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि बाहरी जो पूरा एरिया है उसमें से ये अंदर वाला एरिया अगर आप घटा देते हैं तो आप लोगों को ये जो बरामदे का क्षेत्रफल है, या फिर बहुत सी बार जो है रास्ते का क्षेत्रफल के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग देखना क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याएं 1 5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 320 है, यानी कि दो संख्याएं ऐसी है जिनको 1:5 के अनुपात में है और गुणा करने पर 320 आता है। तो इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। दोस्तों तो देखो बड़ा आसान है, दो संख्या 1:5 के अनुपात में, तो ये संख्या 1x हो गई, ये संख्या 5x हो गई, और अगर गुणा करें तो इनका गुणा करने पर 320 आता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 320। तो आप देखेंगे 1 का 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन x का x में करेंगे तो 5x² बनेगा और यहाँ बन जाएगा 320। तो 5 से आप काटिएगा इसको, 5 छंग 30, 2 बचा तो 5 चौक 20, तो x² बराबर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 8 एकम 8 और ये संख्या हो जाएगी 8 × 5 40, और दोनों का योगफल पूछे तो वो हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बहुत सिंपल है, आसान है, आप लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और कंप्लीट वीडियो कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है, तो इनमें सबसे लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप बेसिक से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट की अगर बात करूँ तो 3 संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका योगफल 45 है। अगर योगफल 45 है, ये बीच वाली संख्या में निकाल सकता हूँ। कैसे कि 3 का अगर भाग लगा दूं तो औसत निकल के आएगा, जो कि होता है 15। अब ये चीज़ कंफर्म है कि ये बीच वाली संख्या 15 ही होगी, लेकिन ये जो सारी संख्याएं हैं ये सब कौन सी है, 3 द्वारा विभाज्य है। तो 3 का गुणा 5 में करते हैं तो 15 आता है, 3 5 15, तो 3 छंग 18 और इधर आएगा 3 चौक 12, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 15, फिर हो जाएगी 18। तो उसने सबसे लघुत्तम पूछी थी, सबसे छोटी पूछी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 12। अब ये तरीका हो गया डायरेक्ट। अब बेसिक तरीका भी हो सकता है कि पहली संख्या अगर आप मान लें x, तो अगली संख्या 3 द्वारा विभाज्य है, मतलब अगली संख्या में 3 का अंतर होगा ही होगा, यानी कि इससे ये 3 बड़ी होगी, और उससे अगली संख्या हो जाएगी 3 का अंतर लेना है तो x + 6 हो जाएगी, और सभी को जोड़ेंगे तो आप निकालेंगे 45, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ x x x यानी कि 3x हो जाएगा, प्लस 3 6 9 हो जाएगा, इधर आपका 45, और 9 इसमें से आप घटाएंगे तो इधर बचेगा 36 और इधर बचेगा 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12, यानी कि पहली संख्या 12, फिर ये 15, फिर ये
18। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसमें लघुत्तम संख्या पूछी थी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 12 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ये चीज़ें आप लोग सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आप नज़र डालिएगा और करने की कोशिश करिएगा। 17 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हो, उसने कहा कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाती है तो बहिष्कोण कितने अंश या कितने डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज आप सभी दोस्त जानते हैं, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान होती है। लगभग इसी प्रकार का होता है ना। मेरे से थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से बना है, लेकिन आप समझ जाइएगा इस तरीके से है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये लगभग समबाहु ही बना है, आपको मान लेना है, मेरे से बना तो नहीं है पर लग तो रहा है समबाहु। ठीक है, अब ये भुजा x है, ये भुजा भी x है, तो ये भुजा भी x, यानी कि तीनों भुजाएं समबाहु का मतलब होता है बराबर होती है। और एक चीज़ हम लोगों ने सीखी है, अगर भुजाएं समान होती है तो सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, मतलब इसमें तीनों कोण जो हैं वो भी बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर तीनों कोणों का योग 180 है और तीनों कोण बराबर है तो हर कोण यहाँ पर 60 डिग्री का बना होगा, ये चीज़ कंफर्म है। और एक चीज़ नोट ही कर लेना है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। उसने कहा इसकी एक भुजा बढ़ाई जाती है, मतलब ये भुजा मान लीजिए ABC इस तरीके से ट्रेंगल है और BC भुजा जो है इसको मान लो हम लोग इसको बढ़ा करके डी तक लेकर के आते हैं। मान लो ये हम लोगों ने बढ़ा दी डी तक, तो उसने कहा ये जो बहिष्कोण है यानी कि ये जो बाहर वाला कोण है ये कितने डिग्री का होगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, है ना। ये दोनों मिलाकर के 120 होते हैं, तो अंतः कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के विपरीत अंतः कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। या फिर ये 60 है तो आप इस सरल रेखा पर भी तो बना सकते हैं 180 का, तो इस तरीके से आप लोगों का 120 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। उसने कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित कर ले, यानी कि 20% का लाभ कमा लेता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 850। तो मैंने आप लोगों को लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकालना डायरेक्ट सिखा रखा है। पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था कि क्रय मूल्य निकालना है तो आप अंकित मूल्य का गुणा कर दीजिए डिस्काउंट वो जो 100 में से घटा के लिखते हैं, और नीचे लिख दीजिए लाभ वो जो 100 में हम लोग जोड़ के लिखते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा 100 में से घटा के, लाभ हमेशा 100 में जोड़ के, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब यहाँ आप करेंगे अंकित मूल्य 850 है तो यहाँ 850 लिख दीजिए। डिस्काउंट आपका 4% है, मतलब आपको 100 में से घटा के 96 लिखना होगा, और यहाँ पर लाभ 20% का है, मतलब आपको 120 लिखना होगा, क्योंकि 100 में जोड़ के लिखा जाता है, हानि होती है तो घटा के। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 काटा, 12 से कटा 8 बार, 12 8 96 यानी कि 96, फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40 की 0 से लगा 4, 8 64 4 68 यानी कि 680 आप लोगों का क्रय मूल्य रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। बहुत आसान है, सिंपल है, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना दोस्तों और करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की डिस्काउंट देता है, और लागत मूल्य क्या होगा जिसका लाभ 20% है। तो ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य 40 है, गुणा आप डिस्काउंट में करेंगे तो डिस्काउंट 10% का है, मतलब 90 लिखेंगे, और लाभ 20% का है, मतलब आप नीचे 120 लिखेंगे। तो यहाँ 0 से 0 कटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कटा यहाँ 10 बार, 10 इंटू 30 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, मतलब उसका लागत मूल्य क्या रहा होगा, 30 रुपये रहा होगा। इसमें से एक ऑप्शन 30 है, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्ट मेथड आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखना और करने की कोशिश करना, सभी दोस्तों को आ जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्रय मूल्य ही पूछा है। तो आप लोगों को पता है कि क्रय मूल्य जब भी निकालना है आप अंकित मूल्य में गुणा करिएगा डिस्काउंट यानी कि छूट का, और यहाँ नीचे लिखिएगा लाभ यानी कि जोड़ के लिखना है 100 में, और ये 100 में घटा के लिखना है। तो अंकित मूल्य आपका कितना है, उसने कहा कि अंकित मूल्य 6000 है। ठीक है, फिर आपने कहा 20 की छूट देता है, मतलब आप लिखेंगे 80, और नीचे 60 का लाभ कमाता है, मतलब 160। तो आप 80 से डबल बार 160 काटेंगे, 2 से काटेंगे
3000 यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 3000 रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बड़ा ही आसान प्रश्न था, आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ कोर्स की जानकारी मैं आपको दे दूँ। जो लोग एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोगों को किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा 499 में, जो कि लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है, उसमें 499 में आपको पीडीएफ प्लस यहाँ पर आप लोगों के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।